और युवाओं को जो जिस तरह से राजनीति में लपेट लिया गया है, या युवाओं को जिस तरह से समाज भी उस तरह से लिपटा हुआ है राजनीति से, और राजनीति ऐसी राजनीति जो धर्म की राजनीति है, जाति की राजनीति है, अपनी एक अलग किस्म के पहचान की राजनीति है, उस राजनीति से युवाओं का कितना लाभ हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है? अब ये तो अपनी अपनी चॉइस की बात है। ये प्रत्येक युवा की अपनी राजनीतिक चॉइस हो सकती है कि वो किस तरह की राजनीति पसंद करता है। वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पसंद करता है, वो कास्ट की राजनीति पसंद करता है, धर्म की राजनीति पसंद करता है, लेकिन हम इन सबके बीच में एक चीज जरूर उनके साथ साझा करना चाहते हैं। वो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या धर्म की राजनीति या कास्ट की राजनीति ये करके वो जाना कहां चाहता है। अगर जाति की राजनीति करके हम एक अच्छे जातिवादी बनना चाहते हैं तो बेकार है मेहनत। धर्म की राजनीति करके अगर एक धार्मिक बनना चाहते हो तो मध्यकाल में जाना होगा, फिर वो भी मेहनत बेकार है। मुझे आधुनिक मनुष्य बनना है कि नहीं बनना है, कई रास्ते हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि वो जाति की राजनीति के जरिए आधुनिक मनुष्य बनना चाहते हो, लेकिन क्या वो आधुनिक मनुष्य बनना चाहते हैं? महत्वपूर्ण बात यह है कि वे युवा क्या बनना चाहते हैं। वे एक अच्छा जाति का नेता बनना चाहते हैं, वो अच्छा एक धर्म का नेता बनना चाहते हैं, वे अच्छा राजनीति का नेता बनना चाहते हैं, तो वे इस बनने के बाद में जाएंगे कहां? दिक्कत यहां पर है कि इन युवाओं को यह नहीं मालूम कि जाना कहां है, या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वालों को या धर्म की राजनीति करने वालों को यह नहीं मालूम कि उन्हें जाना कहां है। और यही असल में मुश्किल की जगह है। हमारा मानना यह है कि युवाओं को राजनीति करते समय यह प्रश्न बार बार पूछना चाहिए, चाहे वो जिस जगह हो, आरएसएस में हो, कम्युनिस्ट पार्टी में हो, चाहे वो सोशलिस्ट पार्टी में हो, चाहे वो और किसी दूसरे संगठन में हो, ये बार बार पूछना चाहिए कि आखिर हमारा लक्ष्य क्या है। अगर युवा की अपनी मौजूदा स्थिति में बुनियादी परिवर्तन नहीं आता, बुनियादी परिवर्तन से मतलब है उसकी चेतना और उसके मूल्यबोध में परिवर्तन नहीं आता, तो इसका मतलब यह है कि वह किसी डेडलॉक में या किसी यथास्थितिवादी अवस्था में फंसा हुआ है। और इस यथास्थितिवादी दायरे से निकलने के लिए उसके पास में कोई रास्ते होने चाहिए, और एक ही रास्ता है। आधुनिक काल में एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मुझे अगर कलकत्ता से दिल्ली जाना है तो मेरे पास में राजधानी एक्सप्रेस है। राजधानी एक्सप्रेस में जरूरी नहीं सब लोग दिल्ली के ही यात्री चढ़े, उसमें ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो पटना के हों, ऐसे भी हो सकते हैं जो गया के हों, ऐसे भी हो सकते हैं जो धनबाद उतरना चाहते हो। लोकतंत्र में ऐसे लोग हैं जो बीच बीच में कहीं उतरना चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र में ऐसे भी लोग हैं जिनका लक्ष्य लोकतंत्र है। लोकतंत्र अभी पाया नहीं है, हमने हासिल नहीं किया है, हासिल करना ये हमारा लक्ष्य है। मुश्किल क्या होगी, ये इल्यूजन हो गया कि लोकतंत्र तो आ गया। जी नहीं, लोकतंत्र आया नहीं है। ये जो भ्रम है, ये भ्रम हमारे विभिन्न विचारधारा के नौजवानों में है। मैंने खुद अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष, मैं इमरजेंसी में छात्र राजनीति शुरू की थी, इमरजेंसी के पहले। मुझे जयप्रकाश नारायण भी अच्छे लगते थे, मुझे इंदिरा गांधी भी अच्छी लगती थी। दिक्कत ये थी, और मैं संस्कृत कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन का सेक्रेटरी हुआ करता था, इमरजेंसी में सेक्रेटरी बना था। इस समय चुनाव नहीं होते थे। अब मुझे ये पता नहीं था कि इसमें मुझे दोनों ही क्यों अच्छे लगते हैं। और आपको जान के अच्छा होगा कि मैंने जयप्रकाश नारायण के लिए काम करते हुए मैंने स्टूडेंट फेडरेशन ज्वाइन किया, मैंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की। और ये स्थिति मेरी, मुझे मालूम नहीं, मैं लगातार पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्थिति है। छोटी सी घटना बता रहा हूं, ये जानबूझ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। तो मैं जब पटना में जयप्रकाश नारायण के यहाँ उनके अमृत महोत्सव में शामिल होने गया, तो मैं जनेऊ पहनता था उन दिनों। तो एक सर्वोदयी ने मेरी शिकायत कर दी बाबू से कि बाबू ये तो जनेऊ पहनता है, ये कैसा सर्वोदयी है। तो उन्होंने कहा कि तुम जनेऊ क्यों पहनते हो? क्योंकि उस समय 78 की बता रहा हूं, उस समय जनेऊ तोड़ो आंदोलन चल रहा था बिहार में। मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने कहा ये मेरा निजी अधिकार है, मैं जनेऊ पहनूं या ना पहनूं, मैं तिलक लगाऊं या ना लगाऊं, ये मेरा निजी अधिकार है। मैं इस अधिकार का उपयोग करूं या इसे त्याग दूं, ये मेरी अपनी इच्छा पर है।
मैंने कहा मैंने मार्क्सवाद भी पढ़ा है, मैं नास्तिक भी हूं, लेकिन मैं आस्तिक भी हूं। क्यों? मैंने एक उदाहरण दिया था, मैं अभी आपके बहाने मैं युवाओं से शेयर करना चाहता हूं। अगर कोई चोर मंदिर में घुस जाए चोरी करके, या कोई कातिल हत्या करके मंदिर में घुस जाए, तो पुलिस कैसे जाएगी मंदिर में? जूते पहन के जाएगी या मंदिर के नियमों के तहत जाएगी? अगर वो जूते पहन के जाएगी तो मंदिर में लोग घुसने नहीं देंगे और पुलिस की इमेज खराब हो जाएगी। मंदिर में अगर कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस को जाना होगा तो मंदिर के नियमों के तहत ही जाएगी वो, तभी वो कातिल को पकड़ सकती है, तभी वो मंदिर की भी मदद ले सकती है। मुझे ये अपनी चॉइस, युवाओं को अपनी चॉइस, अपनी इच्छा, इस पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। दिक्कत क्या हो गई कि वे अब अपनी इच्छा से संचालित नहीं है। युवा कुछ देर के लिए ठहर के ये सोचें कि उनकी अपनी इच्छा क्या है। उनकी अपनी इच्छा है कि उनके पास में एक अच्छा घर होना चाहिए, उनकी इच्छा है कि उनके पास में एक अच्छी डिग्री होनी चाहिए, उनकी इच्छा है कि उनके पास में अच्छी नौकरी होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए पहली शर्त है मेहनत। नोट्स नहीं, शॉर्टकट नहीं, मेहनत। जो लोग ये कहते हैं कि संसाधन होंगे तभी हम पढ़ सकते हैं, मैं उनसे बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, संसाधनों की बहुत न्यूनतम भूमिका होती है। सर उनकी एक और इच्छा होती है, मैं ऐड कर दूं, इंसर्ट कर दूं बीच में। वो मुलायम सिंह, आप तो उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में ही घटना हुई थी कि युवाओं की इच्छा थी कि हमको चोरी करने दिया जाए एग्जाम में, और कहा कि करो। ये भी इच्छा, नहीं युवाओं की इच्छा हो जाती है। नहीं 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 नहीं, ये इच्छा नहीं है, ये इच्छा नहीं है, ये एक बुरी इच्छा है। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं अकेला स्टूडेंट फेडरेशन का अकेला लीडर था जब मथुरा में एसएफआई का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी था। मैंने नकल के खिलाफ में बाकायदा अभियान चलाया और मैंने हर कॉलेज में जाके मीटिंगें की, और मेरे चक्कर में सीपीएम के जो सेक्रेटरी हुआ करते थे उनकी पिटाई हो गई। मैं डरता नहीं था, मैं डरता नहीं था। ये पूरे उत्तर प्रदेश में सब लोग जानते हैं इस बात को। जिन लोगों को मैंने नकल नहीं करने दी और उनको पकड़वाया, आप जान लीजिए उनमें से एक व्यक्ति, तो नाम ले रहा हूं मैं, वो रस्टिकेट हुए आगरा यूनिवर्सिटी से। उन्होंने बहुत चिरौरी की मेरे साथ में, वो समाजवादी पार्टी के एमपी बने। उन्होंने बहुत चिरौरी की कि मेरी किसी तरह, मैंने कहा देखिए ये इस बात में रक्षा नहीं की जा सकती। और वो बड़े दादा टाइप के लोग थे, सब मसल्स में उनके साथ में, सारे गुंडे उनके साथ में। 700 विद्यार्थी आगरा में आंदोलन में जेल में बंद थे, और मैंने एक ही चीज कही थी कि नहीं, जिन्होंने अपराध किया है उनकी मैं रक्षा नहीं करूंगा। नाम था रामजीलाल सुमन। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को? कुछ चीजों को लेकर हमारे कोई समझौते नहीं हो सकते, जिसमें करप्शन एक समझौता है। नकल करना शिक्षा में करप्शन है। हमारे बिहार में सर कुछ ऐसी हत्याएं भी हो गई शिक्षकों की, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने नकल नहीं करने दी। कई बार शिक्षक को पीटा गया कि आपने नकल नहीं करने दिया। चाकू, मतलब एक जमाना था जब डेस्क पर चाकू को गाड़ करके एग्जाम देते थे और टीचर की मजबूरी थी कि वो चुप रहे। मैं स्वयं संस्कृत पाठशाला में कोई फेल नहीं होता था। मैं स्वयं 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ क्योंकि मैंने नकल करने से मना किया। मैं नकल नहीं करूंगा चाहे कुछ हो जाए। नहीं आ रहे थे, नहीं किया। मैं संस्कृत में मासिव स्केल पर नकल होती थी, आज भी होती है। सवाल यह कि आप चुनेंगे क्या। एक यूथ के सामने यह चीज होनी चाहिए, उसके सामने जहर भी है, उसके सामने अमृत भी है। खाने के नाम पर मैं जहर नहीं खा सकता, वो चाहे जितना ही सुखदायी हो। मुझे अच्छी चीज चाहिए, मेरे अच्छे टेस्ट, अभिरुचि अच्छी होनी चाहिए, मेरा चयन अच्छी चीजों का होना चाहिए। हमारे यहां यूथ की मुश्किल यह है कि उसके पास में चयन के विवेक का अभाव है। चयन के विवेक का अभाव अपने आप में मुश्किल खड़ी करता है। मुझे यह तो चुनना ही होगा कि मैं एक क्रिमिनल से दोस्ती करूं या एक अच्छे लड़के से दोस्ती करूं। अगर मुझे अच्छे लड़के नहीं मिले तो मैं अच्छे लड़के पैदा करूं, अपने व्यवहार से पैदा करूं। सेकंड चीज जो कि बहुत जरूरी है, मतलब स्टूडेंट के अपने परमार्जन के लिए, उसके परिष्करण के लिए, वो ये कि स्टूडेंट लाइफ में तो हमारे अंदर विचारों को लेके एडवेंचर होना चाहिए। हमें नए नए विचार जानने चाहिए। अभी जो विद्यार्थी है, जो यूथ है, उसकी स्थिति यह है कि उसे नए विचार जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
आप नए विचार जानेंगे नहीं, नए विचारों की खोज नहीं करेंगे, तो नए मूल्य पैदा कैसे करेंगे? डिग्री से मूल्य नहीं पैदा होते। नए मूल्य पैदा करने के लिए जरूरी है कि नए विचारों को जाना जाए, नए विचारकों के पास जाया जाए। हमारे युवाओं में तो सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उन्हें तो अधिक से अधिक क्या चाहिए, एक ट्यूशन के लिए एक टीचर चाहिए, और सबसे जो खतरनाक चीज है वो ये कि नोट्स चाहिए। उसके बाद में वो परीक्षा में पास हो जाए और उन्हें अच्छे नंबर आ जाए, उनको डिग्री मिल जाए। नहीं, मुझे ऐसा युवा नहीं चाहिए और मुझे ऐसी युवा मानसिकता नहीं चाहिए। मुझे ऐसा युवा चाहिए जो किताब खोजे। अब किताब नहीं खोजते, अब लोग गैस पेपर और नोट्स की जो किताबें हैं वो खोजते हैं, कुंजियां खोजते हैं। इसने क्या किया कि इसने पूरे के पूरे युवा के चरित्र को शॉर्टकट के रास्ते पर डाल दिया है। परीक्षा तो पास कर लेते हैं लोग। मैं एक इंटरव्यू में गया हुआ था सिलेक्शन कमेटी में, एक लड़के के एमए में 75% नंबर, शानदार नंबर उसके थ्रू आउट। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा स्पेशल पेपर प्रेमचंद था, तो तुमने प्रेमचंद की कोई किताब हाथ से छू के देखी है? तो उसने कहा नहीं सर। अच्छा, मेरे साथ ये प्रिविलेज रहा है, मैं थोड़ा बदनाम हूं इस बात के लिए कि मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती किसी की। तो जब उसने कहा कि मैंने किताब देखी ही नहीं है, और वो स्पेशल पेपर में उसके 80 नंबर 100 में से, अब आप यहां से सोचिए, वह विद्यार्थी प्रेमचंद की किताब को उसने स्पर्श नहीं किया, लाइब्रेरी जाके किताब की गंध उसने महसूस नहीं की, तो आपकी पढ़ाई क्या हुई? आज की स्थिति यह है, बड़ी बदतर स्थिति है कि विद्यार्थी लाइब्रेरी नहीं जाते, नई किताबें नहीं खोजते, नए विचार नहीं खोजते, तो नए विचार के बिना तो नया मनुष्य नहीं बनेगा, नया नौजवान भी नहीं बनेगा। नए नौजवान को बनने के लिए उसके अंदर दो चीज होनी चाहिए, नए विचारों के प्रति आकर्षण और खोज का एप्टीट्यूड। अगर उसके अंदर खोज का एप्टीट्यूड नहीं होगा तो वह नया मनुष्य, नया नौजवान नहीं बन सकता, नया भारत भी नहीं बना सकता। नए भारत में जिन लोगों की बड़ी भूमिका रही है, वे नए विचारों के प्रति एकदम पागल थे, खोज खोज के नए विचारों की खोज करते थे। छोटी सी घटना बता रहा हूं मैं आपको, नौजवानों के लिए ये प्रोग्राम इसलिए। भगत सिंह को फांसी की सजा मिली थी। आमतौर पर यह देखा गया कि भगत सिंह, सॉरी, जिनको फांसी की सजा मिलती थी उनका वजन कम हो जाता था चिंता में और दुख में। और जुल्फिकार अली भुट्टो एक क्लासिक एग्जाम्पल है उसका, जो कि हाल के वर्षों में कि उनके वो सूख के छुआरा हो गए थे। भगत सिंह को जब फांसी की सजा बोली और भगत सिंह को जब फांसी की सजा दी गई, भगत सिंह का वजन बढ़ गया। पूछा क्यों? जो फांसी के लिए जो अपॉइंटेड था वो गया उनके पास में कि अब आपको फांसी के लिए ले चलना है, आप चलिए ना मेरे साथ में, आप तो उठ के। तो भगत सिंह का थोड़ी देर रुक जाओ। तो उसने देखा कि भगत सिंह क्या कर रहे हैं। भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे थे लेनिन की, व्लादिमीर इलिच लेनिन की एक किताब पढ़ रहे थे, राज्य और क्रांति। मालूम था कि मैं अभी 1 मिनट के बाद मर जाऊंगा, लेकिन नए विचारों की ललक और नए विचार जानने की इच्छा अंत तक बनी रही। यह चीज है जो कि भगत सिंह बनाती है। भगत सिंह इससे नहीं बनते, खाली भाषण देने से भगत सिंह नहीं बनते। नए विचार जब तक आपके दिमाग में कौंधे नहीं, नए विचारों को आप जाने नहीं, नए विचारों को के अनुरूप आप आचरण न करें, तब तक आप नया नौजवान नहीं बना सकते। आज के नौजवान की मुश्किल यह है कि वह नए विचार नहीं सीखना चाहता। डिग्री तो चाहिए इंजीनियरिंग की, लेकिन इंजीनियर के जो आधुनिक जो एटीट्यूड्स होते हैं उन्हें वो सीखना नहीं चाहता। इंजीनियरिंग की जो आधुनिक खोजें होती हैं उन्हें वो जानना नहीं चाहता, वो खाली प्रयोजन मूलक चीजें जानना चाहता है। तो जाहिर है टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है, अगर आप उसके साथ जुड़े हुए विचार को नहीं जानते तो आप वो टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर टेक्नोलॉजी आप पर कंट्रोल करेगी। अभी स्थिति है कि शिक्षा को विद्यार्थी या नौजवान कंट्रोल नहीं करते, बल्कि शिक्षा जो है वो विद्यार्थियों को कंट्रोल करती है। एक जमाना था कि विद्यार्थी जो है बहुत महत्वपूर्ण होता था, परीक्षा महत्वपूर्ण नहीं होती थी।
परीक्षा के परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होते थे। अभी स्थिति इतनी खराब है कि 65,000 से अधिक सीबीएसई में 95% से ऊपर लोगों के नंबर आए बच्चों के। अगर 95% नंबर हैं और 65,000 से अधिक विद्यार्थी हैं पूरे देश में, तो इसका मतलब प्रतिभाओं का तो एकदम ज्वार भाटा आया हुआ है देश में। सर हकीकत क्या है? सर अब तो 99 होने लगा सर, 99। हकीकत यह है कि वे जो विद्यार्थी जो कि इतनी बड़ी संख्या में नंबर ला रहे हैं, वे अपनी भाषा में एक चिट्ठी लिखना नहीं जानते। यह स्थिति हिंदी की भी है, यह स्थिति बंगला की भी है, यह स्थिति मराठी की भी है। क्यों मैं कहना चाहता हूं? शिक्षा मनुष्य को और बेहतर मनुष्य बनाती है। नई खोजें, नए मूल्य नौजवान के अंदर नए जीवन के प्रति, नई जीवन शैली के प्रति आकर्षण पैदा करते हैं। हमारे यहां अभी स्थिति है कि जो नए आज के नौजवान को सबसे बड़ा कष्ट क्या है, अगर मुझसे पूछें, उसका सबसे बड़ा कष्ट यह है कि उसने नए की खोज बंद कर दी है, नए मूल्यों को जानना बंद कर दिया है, नए विचारों को जानना बंद कर दिया है। और ये एक ऐसी जगह फंस गया है जहां पर कि सिवाय इसके कि उसके पास में जिसे कहें कि मृत विचार हैं, मृत जीवन शैली है, ऐसा जो है संगत का साथ है जिसमें कि कोई ऊर्जा नहीं है।